स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। जनता की बारी आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटें जो कि 16 जिलों में आती हैं, वहां पहले चरण का मतदान है। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान है। पर खास तौर पर देश भर में हॉट टॉपिक पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार अपनी उपलब्धियों के दम पर टीएमसी की जीत का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष बदलाव की लहर का दावा कर रहा है। जनादेश किसके साथ है ये तो जनता ही जानती है। इधर तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस से लेकर लेफ्ट और डीएमडीके के साथ गठबंधन कर सत्ता को बचाए रखने की जंग शुरू की है। इधर एआईएडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी को बेताब है। और इन्हीं सभी के बीच थलापति विजय मुकाबला त्रिकोणी बनाते दिख रहे हैं। देखना यह है कि सियासी बाजी कौन मारता है, क्या चल रहा होगा पब्लिक के मन में, और खुद पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कहां पर पा रही हैं, इस पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज हैं, अटल खंडेलवाल बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत इंटरेस्टिंगली पौरुष भाई आपसे करना चाहता हूं। मतलब देखिए, जैसे बीजेपी ये कहती है कि हमने 2 सीटों से शुरुआत की थी और हम इतनी सीटों तक पहुंच गए। बंगाल में भी उनकी वो जंग नजर आती है कि उन्होंने कहीं नहीं से मुख्य विपक्षी पार्टी तक का सफर तय कर लिया है। अब इसका अगला चरण या तो सत्ता होगा या विपक्ष में और मजबूत होना होगा, सीटें बढ़ाना होगा। कांग्रेस किस बात से अपने आप को तसल्ली दे लेगी? बीजेपी हार गई इस बात से, टीएमसी आ गई इस बात से, या फिर कांग्रेस खुद के लिए भी कुछ बंगाल में देख रही है? देखिए स्वप्निल भाई, हम लोग जो है, हेलो, हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पौरुष भाई बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा स्वप्निल भाई कि कांग्रेस लोकतंत्र में अपने संगठन और विचारधारा को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम वहां पर ना किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि बंगाल की जनता को एक स्वस्थ और संवैधानिक विकल्प देने के लिए मैदान में। और देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि बीजेपी 2 सीटों से सर्वाइव करके बहुत आगे पहुंच गई, तो निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस पार्टी की तो जड़ें देखा जाए तो आज पूरे देश में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सा हिस्सा होगा कि जहां पर है ना लोगों को इस देश की आजादी में और देश की नवनिर्माण के लिए कांग्रेस के दिए गए योगदान का लोगों को पता नहीं होगा। कौन से 2 शब्द इस्तेमाल किए आपने? स्वस्थ और है जी, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, स्वस्थ और संवैधानिक विकल्प। संवैधानिक विकल्प। आपको लगता है कि टीएमसी स्वस्थ और संवैधानिक विकल्प नहीं है? आईएनडीआईए में आपके साथ है। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है, और कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टियों में किसी मामले में उनकी चीजें एक जैसी दिखती है तो कहीं पे उनका अंतर्विरोध सामने नजर आता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और हम भी टीएमसी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस मायने में देखा जाए तो हमारी और भारतीय जनता पार्टी की, देखो पौरुष भाई, यहीं पे वो वाली बात है जहां से मेरा सवाल बना था कि बीजेपी बंगाल में आपको कॉम्पिटिशन ही नहीं मान रही है। आपने खुद कहा कि बीजेपी टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है और हम टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी मानते हैं कि बंगाल, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वहां पर आपका सत्ता में लौटने का ड्रीम है या नहीं है? निश्चित तौर पे देखिए, सत्ता में लौटने का ड्रीम है। हम लोग इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार गवर्नर के माध्यम से संवैधानिक आधार से दूर जाकर के संविधान के नियमों को धत्ता बताते हुए किस प्रकार वहां पे लोकतंत्र के सिस्टम को ढहाने का काम कर रही थी। और ममता जी का भी हमने वहां पे सिस्टम देखा कि पिछले कई सालों से तो स्वप्निल भाई वो इलाके के लोग तो विकास क्या होता है वो भूल ही गए। वहां पे मुद्दा आप देखेंगे तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से ये कर दिया, या फिर टीएमसी ने जो है वो केंद्र सरकार को पलटवार करके ये दे दिया। तमाम समाचार पत्रों की सुर्खियां और लोगों का जो विमर्श था वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया कि केंद्र ने ममता बनर्जी के खिलाफ क्या किया, ममता बनर्जी ने पलटवार क्या किया। और आप इन हेडलाइंस के बीच में अपनी कोई जगह बना ही नहीं पाए, तो रणनीतिक तौर पर आपका फेलियर है ये। मतदान के वक्त मुझे लगता है कि कांग्रेस का रणनीतिक तौर पर फेलियर यह है कि वो हेडलाइंस में है ही नहीं। देखिए, अब हेडलाइन तो स्वप्निल भाई आपको पता है कि हेडलाइनें तो जो है
स्वतः ही बनने वाले जमाने बहुत पीछे चले गए। हेडलाइनें तो आजकल बनाई जाती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो धरातल पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम भी कर रहे हैं। और देखिए जो है हम लोगों ने वहाँ पे जो घोषणा पत्र भी हमारा लोकसभा जारी का किया आईना है, भी तो उसमें कुछ भी होता है ना। देखिए हमने 2024 बहुत में अच्छे-अच्छे बिंदु दिए पब्लिक ने महिलाओं आपको के वहां लिए। आईना तो दिखाया ना, ऐसा तो नहीं है। लोकसभा चुनाव भी एक आईना तो होते हैं। 2024 में बंगाल ने एक आईना तो दिखाया। अब मसला यह है कि कांग्रेस ने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, इसका पता चल ही जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं अटल खंडेलवाल जी आपके पास आ रहा हूं। अटल भाई देखिए क्या है कि जो बंगाल के बाहर आम राय बन रही है ना, वो ये बन रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। पहली बार कोई विधानसभा चुनाव में ये कह रहा है कि सरकारी मशीनरी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। अब या तो जनता को यह बात पसंद आएगी कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां तानाशाही चल रही है, आप उन्हें तानाशाही से मुक्ति दिलाने वाले हैं, तो ऐसे में तो जिसका भी साथ मिल जाए ले लो। और या फिर जनता इसको पसंद ही ना करे कि ये साहब ये तो चीज अच्छी है ही नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात, मैं इस बात का खास फोकस रखूंगा नतीजों के दिन कि महिला वंदन अधिनियम का मैं उसको मैंडेट मानूंगा जो बंगाल देगा या तमिलनाडु देगा। ये मेरे से सवाल है। बिल्कुल, हाँ अटल भाई आपसे ही है। देखिए पहले तो दो विषय अलग अलग है ना। अपन इसको अलग इस तरीके से समझते हैं कि ये चुनाव वास्तव में जो बंगाल के अंदर चुनाव है प्रथम चरण का 152 सीटों के लिए और 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्थ बंगाल का है, जिसमें दार्जिलिंग और कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया इस तरीके की सीटें मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए स्वप्निल भाई, ये बंगाल का चुनाव है वो वहां का जंगल राज जो लोग हैं जंगल राज के रूप में देख रहे हैं। ममता दीदी के सिंडिकेट जिस तरीके से रूल कर रहा था बंगाल में, और जिस तरीके से डेमोग्राफी के थ्रू बांग्लादेशी घुसपैठियों के थ्रू हिंदुओं का पलायन चल रहा था, उसको लेकर के अब जनमत सब एक जगह आ गया है। और तो ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अटल भाई देखिए क्या होगा, अटल भाई क्या है कि देखिए ऐसा देखने में लग रहा है कि हम हर चीज कर लें, किसी भी तरह से कर लें, ये चीज नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए मैं बताता हूं कैसे। आपने कहा, आपने वादों की झड़ी लगा दी, एक से बढ़कर एक वादों की झड़ी लगा दी, ठीक है। फिर साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया तो चल ही रही है। घुसपैठिए वाले मसलों पर आप ये नहीं बता पाए कि भाई आप घुसपैठिए कम क्यों बाहर निकालते हो, यूपीए काल में ज्यादा घुसपैठिए बाहर निकाले गए थे, इसका जवाब तो आज तक आप लोगों ने दिया नहीं। लेकिन आप जरूर उस मुद्दे को गर्म रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आपने हर हथकंडा अपना लिया है। नहीं, अब इसको मैं अलग तरीके से देख रहा हूं कि देखिए आप बताइए क्या बीजेपी के कारण घुसपैठियों का आना नहीं रुका, या एनआरसी और सीए जैसी पॉलिसियां नहीं बनी इस देश के अंदर। देखिए आप योगी राज में या तो 12 साल में आपने इस इशू को खत्म कर दिया। अगर 12 साल में आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको इस बात पर सर्टिफिकेट दूं कि 12 साल में इस इशू को आप खत्म नहीं कर पाए, बल्कि आप उठा रहे हैं। किस इशू को? घुसपैठिए वाला मसला भाई, घुसपैठिए वाला मसला। देखिए नहीं देखिए बात स्वप्निल भाई, ये मसला बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने उठाया भी और इससे धीरे धीरे निजात मिल भी रही है। बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर धीरे धीरे घुसपैठियों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन्हें निकाला भी जा रहा है, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही ये सारा काम हो रहा है। हम उस तांत्रिक प्रक्रिया तो एक सवाल और ले लें अटल भाई, एक सवाल और ले लें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को हम छेड़ते नहीं। एक सवाल और ले लें, उसके बाद फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने देखा गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि गृह मंत्री हैं, देश के एक एक कोने पर उनकी निगाह होगी, वहां से उनके पास इनपुट्स आते होंगे। गोरखालैंड को लेकर एक बहुत बड़ा वादा करके गए हैं, ठीक है। अब मसला यह है कि गोरखालैंड को अलग राज्य आप लोगों को बनाना होता तो जिस वक्त आपने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बनाया था तभी बना सकते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये समझ आज ही एकाएक आप में डेवलप हुई होगी। दूसरा, गोरखालैंड उतना ही कॉम्प्लेक्स इशू है जितना कॉम्प्लेक्स इशू जे.एंड.के है। जे.एंड.के में आपने कहा था 6 महीने में हम चीजें बदल देंगे, लेकिन कुछ बदला नहीं। वहां पर अभी भी स्थितियां कैसी हैं वो आपसे छिपी नहीं है, मुझसे छिपी नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप धड़ाधड़ वादे एक के बाद एक पटकते जा रहे हैं। होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। नहीं देखिए, ना 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 ऐसा नहीं है स्वप्निल भाई। चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और जो गोरखालैंड की बात है, तो देखिए बात बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिंपोंग, इस तरीके ऐसे 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि वास्तव में एक उनकी सांस्कृतिक और कल्चरल दृष्टि से वो अलग है। तो ये कि आप ऐसा नहीं कि हमने तो 370 भी बोला था, राम मंदिर भी बोला था, उसमें जो भी समय लगा एक समय लग सकता है। फिर अब आप जो तर्क दे रहे हैं ना, उस तर्क के हिसाब से तो भील प्रदेश की मांग भी मजबूत हो जाती है, वहां पर आप विरोध करेंगे। गोरखालैंड में आज आप खड़े होकर बोल रहे हैं कि साहब गोरखालैंड कितना कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने सामने देखा है। वेस्ट बंगाल से गाड़ी चलती है गोरखालैंड की तरफ, बॉर्डर पर रोक दी जाती है। मैं काफी पुरानी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। और उसमें क्या, कई इलाके इस डर से लोग अपनी नंबर प्लेट हटा देते हैं, WB लिखा हुआ और GL लिखा हुआ लगा लेते हैं कि कहीं अंदर जाएंगे तो आग न लगा दें। तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यू तो है गोरखालैंड, आप इस बात को समझिए। देखिए स्वप्निल जी, कॉम्प्लेक्स इश्यू हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कोई भी सब्जेक्ट कब कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि आपको इसका कोई भी चीज नहीं पता चल रही हो। ठीक है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर नंबर प्लेट बदलने का सिनेरियो था, अगर नंबर प्लेट बदलने का सिनेरियो था तो ये सिर्फ स्टेट का फेलियर नहीं था, ये स्टेट और सेंटर दोनों का फेलियर था। अटल भाई, अगर नंबर प्लेट बदल रहे थे तो ये सिर्फ स्टेट का फेलियर नहीं था, ये स्टेट और सेंटर दोनों का फेलियर था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। नहीं देखिए, वहां स्टेट वो अलग तरीके से, मैंने कहा क्या कहा कि जैसा TMC आगे आप देखोगे ना प्रैक्टिकली, जैसे आप प्रैक्टिकली बता रहे हो, तो एक बार मैं भी प्रैक्टिकली कलकत्ता गया और वहां पर मैंने TMC के गुंडों की कार्रवाई देखी है कि वो किस तरीके से किसी को भी डिस्टर्ब करते हैं, किस तरीके से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ चेन बना रखी है। अब एक बात जो मैंने एक पत्रकार के तौर पर महसूस की है, और मैं पिछले कुछ समय से पत्रकारों के बीच में इस बात को कह भी रहा हूं, अविनाश जी मेरी इस बात से सहमत होते हैं या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन 80 to 90% लोग इस बात से सहमत हुए हैं। अविनाश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था तब मुझे बीजेपी की ज्यादा हवा दिखती थी, तब मुझे बीजेपी के ज्यादा मुद्दे दिखते थे, और उस वक्त एक बार की ऐसा लगा था कि TMC जाने वाली है। इस बार उतनी हवा मुझे नहीं दिख रही है, पर हो सकता है TMC जाए या न जाए, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बंगाल के जो भी चुनावी नतीजे रहेंगे अविनाश भाई, आपके हिसाब से वो क्या मैंडेट देंगे? अगर वो किसी के भी पक्ष में जाए तो उसके लिए वो उसका संदेश क्या होगा? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बंगाल के मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं, कल भारी से भारी मात्रा में अपने मतदान का प्रयोग करें, बिल्कुल, और वो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। अब निश्चित तौर पर मैं बात करना चाहता हूं, जो कल 152 सीटों के लिए जो 16 जिले जिसमें आते हैं, तो अगर हम पिछले बार का चुनाव देखते हैं तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली, उनमें से 2021 में उनमें से 59 सीटें 59 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का, जो ये कल 152 सीटें जो है जिसपे कल वोटिंग होना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी पिछले बार। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कल के में भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं, पर इसके लिए हमें यह चीज सोचना पड़ेगी अविनाश भाई कि अगर पब्लिक का मूड लोकसभा से इतर हुआ हो, क्योंकि इन्हीं इलाकों में लोकसभा में बीजेपी का परफॉर्मेंस बदल गया। विधानसभा चुनावों में 5 साल पहले अलग था, लेकिन 2 साल पहले लोकसभा चुनावों में इसी इलाके में बीजेपी का परफॉर्मेंस बदल गया। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज बंगाल की जो जनता है, बंगाल की जो आबादी है, वो निश्चित तौर पर इस बात को जानती है। क्योंकि देखिए, आप बंगाल में ना उद्योग धंधों का विकास है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को अभी तक उनका 7वां वेतन आयोग देने का काम भी नहीं किया। और जब से भारत आजाद हुआ है, तब से बंगाल में वामपंथियों की, TMC की और कांग्रेस की सरकारें रही है। तो निश्चित तौर पर एक तो एंटी इनकम टैक्स का फैक्टर निश्चित तौर पर काम करेगा,
और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि बंगाल में आज ना उद्योग धंधे हैं, ना किसानों की हालत ठीक है, ना महिलाओं के सम्मान की बात है, ना युवाओं को रोजगार की बात है। तो बंगाल की जो एक जनता है वो निश्चित तौर पर इस बात को जानती है कि डबल इंजन की सरकार के साथ उसका कैसे विकास होगा। केंद्र की योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम अगर किया तो वो तृणमूल कांग्रेस ने किया, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। तीसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज बंगाल में एक अराजकता का माहौल है, वहां उद्योग धंधे नहीं होते। 2008 में टाटा नैनो का जो एक 2019 नहीं अविनाश भाई, 2 सेकंड। जब लेफ्ट की सरकारें थी बंगाल में और इसी तरह का सिनेरियो बना हुआ था तो ये बात पकड़ में आ गई थी कि अब ममता बनर्जी आने वाली है। आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार ये बात पकड़ में आ रही है कि अब ममता बनर्जी जाने वाली है? जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे उद्यमी हो, बंगाल में जो पिछले 15 सालों से जो एक कुशासन चलता आया था, और अभी मैं पोरुत जी को भी सुन रहा था, पोरुत जी को मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया था कि हम सीटों के बंटवारे को लेकर, तो आपको अकेले दिल्ली चुनाव लड़ना पड़ा था। आप ही के इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव जी ने भी ये कह दिया था कि हम आपके साथ उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपने, और टीएमसी भी आपकी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो टीएमसी ने भी अब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कांग्रेस के लिए तो बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा ये आत्ममंथन का समय है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा केंद्र शासित और राज्यों में सरकारें हैं। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं उसको दूसरे शब्दों में पौरुष भारद्वाज से पूछ लेता हूं, मैं उसको दूसरे शब्दों में पौरुष भारद्वाज से पूछ लेता हूं। पौरुष भाई, कि बीजेपी के साथ जो उनके सहयोगी आते हैं वो उनको लेकर असहज रहते हैं, लेकिन आपके साथ जो सहयोगी आते हैं वो ये कहते हैं कि हमसे दूर रहो। देखिए स्वप्निल भाई, अगर हम लोग रिकॉर्ड पे तथ्यों पे बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में और हमारे में दोनों में ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सहयोगियों को खा जाती है, और उनके सहयोगी जो होते हैं वो आखिरी में कहीं पे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचते, ना वो नैतिकता के दम पे मुंह दिखाने के लायक बचते, ना वो किसी आंकड़ों के दम पे बचते। जबकि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा विशाल हृदय है कि कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी होते हैं वो फलते हैं, फूलते हैं, पनपते हैं, और कांग्रेस को खा जाते हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को खा जाते हैं। नहीं, देखिए जब स्वप्निल भाई, जब आप और हम लोग अगर दोस्त के नाते या अटल जी और मैं कहीं दोस्त के नाते कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि किसी की जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, किसी की जेब से कम हो जाए। तो जब आदमी जब पार्टनरशिप करता है, लेकिन पौरुष भाई ये राजनीतिक समझदारी तो नहीं हुई ना। आप जो कह रहे हैं पौरुष भाई, वो राजनीतिक समझदारी तो नहीं हुई ना कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि एक दिन हमें खा जाओ। मतलब आपसे कहीं तो फिर गड़बड़ हुई है। मैं गंदा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। देखिए स्वप्निल भाई, मेरी बात सुनिए कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल से 15 साल से जो विमर्श है वो राजनीति का जो है वो सिर्फ एक सत्ता केंद्रित हो गया। भाई आपने अगर सत्ता में आप आ गए तो जब तो आपके लिए ऑल इज वेल है, अगर आप सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर आप इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान है। देखिए हमारा मानना है कि फिर एक छोटी सी बात मुझे समझा दीजिए, मुझे पूरी एक छोटी सी बात समझा दीजिए। राजनीति जो है वो सत्ता, मुझे एक छोटी सी बात समझा दीजिए। सुनिए ना, लेकिन जब राजनीति सुनिए पौरुष भाई, एक छोटी सी बात समझा दीजिए। के लिए भी की जाती है, ठीक। जब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जाए, सुनिए, उसके लिए सारे कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, राजनीति जो है अगर कभी क्या होता है, मेरी अपनी समझ इस बात को कहती है, कभी क्या होता है कि अगर दुश्मन एक हो और सामने वाली की टीम पर ज्यादा भरोसा हो कि वो दुश्मन को हरा सकता है तो उसको खेल लेने देना चाहिए। सिर्फ उपस्थिति दिखा के गेम बिगाड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि बीजेपी के जिस चेहरे को भी मैंने फोन किया ना कि साहब मैं आपको लाइव में जोड़ना चाहता हूं, तो पता चलता था बंगाल में बैठा है। कांग्रेस के साथ वो परिस्थितियां नहीं थी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंकी है। कांग्रेस की गिनती के राजस्थान से कितने लोग गए बंगाल में कांग्रेस के लिए लोहा लेने? अब आप ये मत बताइएगा कि सचिन पायलट 24 घंटे पहले ही तो वहां थे। सचिन पायलट और गहलोत के अलावा था कौन वहां पर? क्या डोटासरा वहां गए, जूली वहां गए, डेरा डाला, कैंपिंग की, कुछ किया क्या? नहीं ना। नहीं, तो आपके सवाल का जवाब तो हमारी डिबेट के शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने जितने बड़े बड़े नाम मंच पे बैठ करके अभी लिए थे, जिसको आप लाइव दिखा रहे थे, तो मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूँ, भाजपा से सवाल कर सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी वहां गए क्या? मुख्यमंत्री जी के साथ में इतने सारे लोगों के मुख्यमंत्री जी ने नाम लिए, अपने मंच पे बैठे तमाम मुख्यमंत्री जी गए मंत्री बंगाल के रण में। कम से कम 3 जनसभाएं तो मैंने लाइव की है। क्या कर रहे हैं? अरे वो 3 जनसभाएं तो मैंने लाइव की है। मुख्यमंत्री जी गए हैं बंगाल, क्या बात कर रहे हैं आप पौरुष भाई?
हाँ तो आप तो मुख्यमंत्री जी गए तो मैं यही तो बात बोलूँ कि अशोक अच्छा ठीक है अटल जी देंगे साहब गए ना मदन राठौड़ जी ठीक है आ रहा हूँ अटल भाई आ रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ जी गए क्या पौरुष भाई पौरुष सुनिए ना पौरुष भाई आज तो डिबेट भी वैसी नहीं चल रही जिस तरीके से मतलब आप हाइपर क्यों हो रहे हैं अपन तो भाई है भाई सुनिए आराम से हाँ अटल जी ठीक है हाँ ठीक अटल जी अटल जी की आवाज आपसे तेज आ रही है आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही मेरे पास चलिए हाँ अटल जी देखिए एक तो है ना जो पौरुष भाई ने 2-3 चीजें अभी डिबेट में बोली एक तो उन्होंने प्रासंगिकता की बात की थी कि प्रासंगिक है तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे तो उनका जवाब एक तरीके से खुद ही दे रहे हैं लेकिन अब उनको आप बहुत सारे आपको मजा आ गया आपको मजा आ गया लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपके पसीने छूट रहे हैं वहां पर जोर लगाने में छूट रहे हैं अच्छा दूसरा आपका बस नहीं चला नहीं तो 10 करोड़ जो आपके 18 करोड़ जो आप अपने कार्यकर्ता बताते हैं ना वो सबको लेकर चले जाते हैं आप बंगाल आपका बस नहीं चला समझे आप देखिए सुनिए नहीं लेकिन स्वप्निल जी एक बात आपको माननी पड़ेगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिल्कुल सुव्यवस्थित है और जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं किसी भी स्टेट में किसी में भी इनफैक्ट तमिलनाडु में भी हमारा आधार हो सकता है आपको लगे कम है केरला में भी हो सकता है तमिलनाडु में मरता क्या ना करता की परिस्थिति में आप हैं नहीं तो आम दिनों में जिसके साथ आप गए उनके साथ आप जाते नहीं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 20 साल का आप व्यवहार देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो वो संगठन की ताकत दिखाता है और पूरे जोर शोर से हम उस चुनाव को नैतिकता के साथ ही लड़ने की कोशिश करते हैं और देखिए जो एक और बात सुनिए पौरुष जी अरे पौरुष भाई सही चल रहा है अरे यार पौरुष भाई आज सही चल रहा है मामला रहने देते हैं आज सही चल रहा है मामला रहने देते हैं पौरुष भाई आज सही चल रहा है मामला रहने देते हैं प्लीज अरे ठीक है ना पौरुष भाई सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे भाई आज मामला सही चल रहा है चलने दो अटल जी हाँ आपको एक मिनट कोई नहीं सुन तो लो आप पौरुष जी कह रहे हैं कि जहां बीजेपी चल जाती है और उनके साथी आते हैं वो उनको है ना जमीन दोज हो जाते हैं नहीं पौरुष भाई वो राज्यसभा जाते हैं यही वो राज्यसभा जाते हैं गलत बात मत कीजिए आप अमिताभ बच्चन के लिए कहते थे पौरुष भाई कि जो इनके साथ आता है वो जमी दो हो जाता है तो ये सेंटेंस अमिताभ बच्चन के लिए था लेकिन अटल भाई देखिए जो आपके साथ जाता है ना फिल्म जगत ये अपने आप में एक अजीब परिस्थिति है कि जो आपके साथ जाता है ना कभी कभी उनमें से किसी एक को सीएम पद छोड़कर राज्यसभा में भी जाना पड़ता है देखिए सुनिए इस ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है वो सबको साथ लेकर के कार्य करने की बिल्कुल सुचारू रूप से करती भी है ठीक है अविनाश शर्मा जी मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं और अविनाश जी देखिए मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी है और तमिलनाडु में स्थानीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी हैं। अविनाश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं ठीक है मैं फिर घूम फिर के आपसे वही सवाल क्लोजिंग कमेंट में चाहता हूं मान लीजिए टीएमसी आई तो उस मैंडेट का मतलब क्या होगा मान लीजिए बीजेपी आई तो उस मैंडेट का मतलब क्या होगा या कोई तीसरा अगर किसी तरीके मतलब आ ही गया तो उस मैंडेट का मतलब क्या होगा अविनाश जी देखिए स्वप्निल जी मैं निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल का एक अपना इतिहास एक अपनी धरोहर रही है और बंगाल वो धरती है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी अगर वहां से आते हैं बंगाल वो धरती है जिसका अपना एक इतिहास है लेकिन उसी इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कुचलने का जो काम किया चाहे वो संदेश खाली हो चाहे वो राम जन्म उत्सव हनुमान जयंती के उत्सव पर पत्थरबाजी हो आगजनी अराजकता हो तो बंगाल की जनता जानती है कि हमारा विकास किसके साथ है ठीक है देश के चौकीदार के साथ है या देश के नामदार के साथ है तो निश्चित तौर पर ये बात अब चौकीदार और नामदार की है ठीक है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है फिलहाल इतना ही नमस्कार।